प्यारे बच्चों, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे उनैसा जी के कहने पर। चैप्टर का नाम उनैसा ने रख दिया है उष्मा स्थानांतरण, है ना। हीट ट्रांसमिशन प्रिंसिपल कल समझाए थे बच्चों। उष्मा स्थानांतरण या हीट ट्रांसमिशन क्या होता है। आप लोग याद करो वो भयानक कोहरा वाली कल वाली सुबह जब हम जो है आप सबको बताए थे हीट ट्रांसमिशन या उष्मा स्थानांतरण। क्या समझाए तो ऐसा बेटा, उष्मा का किसी एक ही वस्तु में तप्त सिरे से ठंडे सिरे की ओर या गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होते रहना, बहते रहना उष्मीय संचरण या उष्मीय स्थानांतरण कहलाता है। और एक बात याद करो कि उष्मा स्थानांतरण या उष्मा संचरण या उष्मा प्रवाह की कुल कै विधियां समझाए हैं शिवांशु? 3। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। इन विधियों के बारे में डोला जी चर्चा किए थे कि चाहे चालन विधि हो चाहे संवहन विधि, दोनों विधियों में उष्मा संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण विधि में उष्मा संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन विधि से उष्मा संचरण केवल और केवल ठोस पदार्थों माने धातु वगैरह में होता है। संवहन विधि से उष्मा का संचरण द्रव और गैसों में होता है, जबकि विकिरण विधि से उष्मा का संचरण समस्त प्रकार की वस्तुओं में जो कि बहुत उच्च ताप पर हो उनमें होता है। ठीक है। अब कल हम चालन विधि समझाए थे, जो है याद हो अगर जो है प्रिंस जी समझाए थे चालन विधि क्षण वाला उदाहरण लेके कि जब कोई वस्तु उच्च ताप के संपर्क में रखी जाती है तो क्षण का जो अणु उच्च ताप के संपर्क में आता है उष्मा पाता है और अपना ताप बढ़ाता है। कुछ उष्मा इसके पार्श्विक किनारों से वातावरण में क्या हो जाती है? उत्सर्जित हो जाती है। शेष उष्मा पड़ोसी अणु को स्थानांतरित हो जाती है। याद आई भयानक बात शिवांश बेटा? और इस प्रकार पड़ोसी अणु उष्मा पाता है तो अपना ताप बढ़ाता है। कुछ उष्मा पार्श्विक किनारों से वातावरण में उत्सर्जित हो जाती है और शेष उष्मा पड़ोसी अणु को स्थानांतरित होती है। और इस प्रकार उष्मा क्षण के एक अणु से दूसरे अणु से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुंचती है। लेकिन उष्मा संचरण की इस विधि में उष्मा का अधिकांश भाग मार्ग के अणुओं के ताप बढ़ाने के रूप में व्यय हो जाता है या नष्ट हो जाता है। हम इस सिरे पर जितनी उष्मा देते हैं दूसरे सिरे पर उतनी उष्मा नहीं पहुंचती। यही तो समझाए थे कि क्षण के एक सिरे पर जितनी उष्मा देते हैं दूसरे सिरे पर उतनी उष्मा नहीं पहुंचती। ये हम आपको एक्सप्लेन किए थे या समझाए थे। याद आई बात बेटा? तो क्षण के एक सिरे पर जितनी उष्मा दी जाती है उतनी उष्मा क्षण के दूसरे सिरे पर नहीं पहुंचती। मार्ग के अणुओं का ताप बढ़ाने में उष्मा जो है व्यय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहां हम आपको 3 कंडीशन बताए थे। एक बताए थे परिवर्ती अवस्था। क्या होता है कि चित्र बना के दिखाए थे कि जब जो है किसी क्षण के प्रत्येक अणु का ताप भिन्न भिन्न होता है तो क्षण की यह अवस्था क्या कहलाती? परिवर्ती अवस्था। और अगर कोई क्षण परिवर्ती अवस्था में हो तो क्षण के एक सिरे पर जब उष्मा दी जाती है तो मार्ग के अणुओं के ताप को मेंटेन करने में उष्मा खर्च होती रहती है। अंतिम सिरे तक उष्मा जो है पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती, कम पहुंचती है। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी क्षण को काफी देर तक गर्म करते रहो, उष्मा देते रहो, तो कुछ समय पश्चात क्षण के सभी अणु क्या हो जाएंगे? एक जैसे ताप पर हो जाएंगे। और जब जो है क्षण के सभी अणु एक समान ताप पर हो जाएंगे तो क्षण की यह अवस्था स्थायी अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? और याद करो भयानक बात कि जब जो है कोई क्षण स्थायी अवस्था में हो, क्षण के प्रत्येक अणु का ताप बराबर हो, तो क्षण को अगर उष्मा दोगे तो मार्ग के अणुओं के ताप बढ़ाने में उष्मा नहीं व्यय होगी, सीधे सीधे पूरी की पूरी उधर प्राप्त होगी, माने उष्मा का क्षय कम होगा। ठीक है ना। और आपको बताए थे समतापी पृष्ठ। अगर कोई ऐसा पृष्ठ हो जो हर बिंदु पर जिसका ताप समान हो, जैसे एक पृष्ठ ये हो बड़ा सा, एक पृष्ठ ये हो, इसके हर जगह हर बिंदु पर ताप अगर समान हो
तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे? समतापी पृष्ठ। और समतापी पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच उष्मा का प्रवाह कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि समतापी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु समान ताप पर होंगे। उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो अगर कोई पृष्ठ आपको दे दिया जाए और उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उष्मा का प्रवाह आपको ना दिखे, तो आप जान जाना वो कौन सा पृष्ठ है? समतापी पृष्ठ। उल्टी सीधी परिभाषा बता रहे हैं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु समान ताप पर हो, समतापी पृष्ठ कहलाता है। समतापी पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उष्मा का संचरण या उष्मा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक बिंदु जो है समान ताप पर होते हैं और उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इधर क्लियर? उसके बाद हमने आपको बताया था संवहन विधि। चित्र देख लो तो संवहन विधि मस्त समझ में आ जाएगी। वैसे उनैसा जी जो संवहन विधि लिखाए हैं उसको पढ़ने में लैंग्वेज डिस्टर्ब कर रही होगी। चित्र देखो बेटा, जस्ट समझ में आ जाएगा। ये क्या बनाए हैं? कोई पात्र, बर्तन, मान लो इसमें द्रव भरा है। व्हाट भरा है? द्रव। ठीक, तो द्रव बेटा कई परतों से मिलकर बना होगा कि नहीं? द्रव की कई परतें होंगी। जैसे एक परत ये है, ये डोला, एक परत ये है, रोला एक परत ये है, मोला गोला एक परत ये है। द्रव की ऐसे कई परतें होंगी कि नहीं? है ना? द्रव की ऐसे जो कई परतें होंगी, हर परत में द्रव के अणु होंगे कि नहीं? यहां देखो जो है मुनेसा, ये अंतिम परत में द्रव के ये अणु है। किस परत के अणु है ये? ऐसे बना दिए हैं, अणु जैसी संरचना दिखा दिए। मजा आ गई कि नहीं? ये द्रव के क्या है? अंतिम परत के अणु है। द्रव के बारे में दिखाई दे रहा है कि नहीं? जो देखना, जो समझना वही लिखा दूंगा, तो मन लगा के समझना। अब अगर हम इस द्रव को ये उष्मा देते हैं, हीट, तो उष्मा सबसे पहले द्रव के कौन से परत के अणु पाएंगे? अंतिम परत के अणु। ठीक है, तो ध्यान से देखो डोला, जब जो है द्रव कई परतों से मिलकर बना माना जा सकता है और द्रव को अगर उष्मा दी जाती है तो द्रव के अंतिम परत के अणु पहले उष्मा पाते हैं। तो जब उष्मा पाएंगे तो इनका ताप बढ़ जाएगा कि नहीं? दे बिकम गरम, गरम हो जाएंगे, ताप बढ़ जाएगा और इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये तेज तेज गति करने लगेंगे और जब ये तेज तेज गति करने लगेंगे तो ऐसा जी ये अपना स्थान छोड़ करके ऊपर की ओर भाग जाएंगे, क्योंकि द्रव के और जितने भी अणु हैं सबका वेग इतना नहीं है जितना इनका हो गया, क्योंकि ये बाहर से ऊर्जा उष्मा पा गए तो इनका वेग ज्यादा हो गया, तो भाग गए, एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे कि नहीं? यहां पहुंच गए कि नहीं? तो जो उच्च ताप वाला द्रव है ऊपर पहुंच गया कि नहीं? एक बार फिर से समझो, द्रव कई परतों से मिलकर बना माना जा सकता है। जो द्रव को उष्मा दी जाती है तो द्रव के अंतिम परत के अणु उष्मा पाते हैं, इनका ताप बढ़ता है, इनकी ऊर्जा बढ़ती है और ये अणु अपना स्थान छोड़कर ऊपर की ओर गति कर जाते हैं। इधर के लिए, और ये जो खाली स्थान बन गया है, इस स्थान पर द्रव की निचली दूसरी परत के अणु, ये वाले अणु गिर करके यहां आ जाएंगे खट से। द्रव की निचली परत के दूसरे अणु ऊपर से नीचे आ जाएंगे और इनको भी उष्मा मिलेगी, इनका भी ताप बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और ये भी अपना स्थान छोड़ करके ऊपर भाग जाएंगे। और इस तरह से द्रव की एक एक परत के अणु नीचे गिरते रहेंगे, उष्मा पाते रहेंगे, ताप बढ़ता रहेगा, ऊपर जाते रहेंगे। ठीक, और कुछ देर बाद हर परत के अणु जो है क्या हो जाएंगे? माने पूरा का पूरा द्रव बिकम गरम। क्या? पूरा का पूरा द्रव, बोल, पूरा का पूरा द्रव बिकम गरम। तो ये द्रव में उष्मा संचरण की जो विधि है, इसी विधि को संवहन विधि कहते हैं। और आपको बताए थे कि पारा धातु भले है लेकिन उसमें उष्मा संचरण संवहन विधि से होता है। कंप्लीशन का क्वेश्चन बताए थे। तो अब अगर जो है मुनेसा जी उष्मा संचरण की संवहन विधि को एक्सप्लेन करना हो बेटा, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब जो है ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव को उष्मा दी जाती है तो द्रव के अंतिम परत के अणु उष्मा पाते हैं, इनका ताप बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है और ये अपना स्थान छोड़कर ऊपर की ओर गति कर जाते हैं। और इन अणुओं के स्थान पर द्रव के निचली दूसरी परत के अणु आ जाते हैं, ताप बढ़ता है,
उष्मा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, वो भी ऊपर चले जाते हैं। और इस प्रकार संपूर्ण द्रव में यही प्रक्रिया होती रहती है जब तक कि संपूर्ण का संपूर्ण द्रव गर्म हो जाए। समझ में आया? तो बच्चों ये कौन सी विधि थी? संवहन विधि। मजा आ गई ना चित्र देखकर? तो ऐसे ही चित्र देख करके कल हमने बता दिया था चालन वाले में। तो गौर फरमाइएगा, उष्मा संचरण की तीसरी विधि जिसका नाम विकिरण है। विकिरण विधि से उष्मा संचरण के दौरान किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचरण जिस विधि से होता है वही विधि विकिरण विधि है। कोनो तार थोड़ा लगा बस सूरज चाचा पृथ्वी ताई कि वही से उष्मा चली अवता बिना कोनो माध्यम क्या होता है। तो अब इसमें क्या है, इतना बात समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु बहुत ज्यादा ताप पर होती है 500-600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो अपनी सतह से उष्मा वातावरण में फेंकती रहती, उत्सर्जित होती रहती है। और वातावरण में जो भी माध्यम वगैरह होते हैं वो उस उष्मा को पाते हैं तो गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा का जो है प्रवाह या संचरण हो जाता है। नहीं विश्वास है, जैसे भाई नीचे 10-15 लकड़ी जला दी, आग एकदम गर्म जला दी और दूर से हाथ कर ली, ऐसे छड़ ना लगाई, तो जब आग जले टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो उष्मा वातावरण में जो है उत्सर्जित हो लगे और वातावरण में हाथ लगा दे तो उष्मा हमारे हाथ में ग्रहण हो लगे और हमका उष्मा मिले लगे। तो जब अलाव तापते हो तो वो उष्मा जो आपको प्राप्त होती है वो किस विधि से प्राप्त होती है? विकिरण विधि से। बात समझ में आई? पक्का? तो बच्चों ये तीनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, उष्मा संचरण की तीनों विधियां, लेकिन किताब में टॉपिक है तो आना चाहिए। तो चालन, संवहन, विकिरण समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक शब्दावली हम आज आपके सामने रखते हैं, मेरा बड़ा मन है, ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। कोई बोल तो नहीं रहा है? अच्छा, या स्लोप ऑफ टेम्परेचर, देयर आर दो अंग्रेजी। स्लोप माने प्रवणता, ढाल, मैं बहुत बढ़े रहा। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे कि जब हम कभी किसी जमाने में आपको 11th में सेकंड पेपर पढ़ा रहे थे श्यानता गुणांक वाला, तो वहां भी एक प्रवणता आई थी। तो जब वहां भी एक प्रवणता आई थी तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था कि प्रवणता शब्द जहां कहीं रहे इसका मतलब होता है बटा दूरी, बताया था। और परिभाषा बनाने के लिए डॉट डॉट परिवर्तन की दर, दूरी के साथ डॉट डॉट परिवर्तन की दर प्रवणता कहलाती है। जैसे कहा जाए डोला समय प्रवणता, तो दूरी के साथ समय परिवर्तन की दर समय प्रवणता कहलाती है। वेग प्रवणता कहा जाए तो हिमांशु दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर वेग प्रवणता कहलाती है। और अगर विभव प्रवणता कहा जाए तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। नहीं समझ में आया? तो वैसे तो दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर ताप प्रवणता कहलाती है। सूत्र का हो, ताप परिवर्तन डेल्टा थीटा बटे दूरी एल, ताप परिवर्तन डेल्टा थीटा बटे दूरी स्मॉल एल, याद रहे, डेल्टा थीटा बटे, और इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर। कोई दिक्कत? एनी डाउट? समझ में आया? अब बच्चों जो मजेदार टॉपिक है वहां हम पहुंच गए। आई पहुंच गए, कहां पहुंच गए बच्चों? हाँ, अब इसके बाद अब जो हेडिंग बताने जा रहे हैं उन्हें सबको बता देगा। इसके बाद पूरा डेरिवेशन मैथ होता है, और आप जानते हो कि जब मैथ आ जाती है फिजिक्स में तो फिर बायो वालों को छोड़ के बाकी सबको मजा आती है। नहीं, फुल मजा। देखो डोला डोला देखो, हाँ इधर उष्मा चालकता गुणांक। हाँ बेटा, हाँ हीट कंडक्टिविटी कोफिशिएंट,
नहीं मानोगे? चलो इधर, चलो ताड़ा जाए, चलो। जैसे देखो, अगर कोई एक क्षण हो, इसको उष्मा दी जाए, तो किसी क्षण को दी गई उष्मा की मात्रा क्षण के क्षेत्रफल के समानुपाती। जैसे ज्यादा जगह घेरे बा तो ज्यादा उष्मा चाहिए, और नाम क्या है तो, और ताप प्रवणता के समानुपाती। किसके समानुपाती? और समय के समानुपाती। देर तक उष्मा देते रहे, ज्यादा उष्मा देंगे। किसी चालक को दी गई उष्मा की मात्रा चालक के क्षेत्रफल के समानुपाती, वेग प्रवृत्ति के समानुपाती और समय के समानुपाती। इकट्ठा कर दो, एक चल इकट्ठा। ओम क्यू समानुपाती ए डेल्टा थी टी बटाया इंटू टी। और आगे देखो, ताड़ो इधर। समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है तो कांस्टेंट बोलो क्या यूज किया जाता है? के ए डेल्टा थीटा बटाया इंटू टी। ये उष्मा का सूत्र हो गया इस चैप्टर का। जैसे उस चैप्टर में Q बराबर ml और Q बराबर mc डेल्टा टी पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ रहे हो? Q बराबर के ए डेल्टा थीटा बटा l इंटू टी। जहां के उष्मा चालकता गुणांक है। के कमा निकालो, चलो 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 चलो। क्यों अपान ए डेल्टा थीटा बटे इंटू टी। परिभाषा बनाओ, परिभाषा। यदि ए बराबर 1, एल बराबर 1, डेल्टा थीटा बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, टी बराबर 1 सेकेंड, देन क्या इक्वल क्यों? चलो परिभाषा, परिभाषा जोते जोते। चलो मीट तुम पढ़े, चलो आज हम भी देखो। एकांक लंबाई, ये बोले ठीक, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाली चालक क्षण के सिरों के मध्य एकांक तापांतर होने पर एकांक समय में प्रवाहित उष्मा की मात्रा उष्मा चालकता गुणांक कहलाती है। चलो फिर से, किसी एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाली चालक क्षण के सिरों के मध्य एकांक तापांतर रहने पर एकांक समय में प्रवाहित उष्मा की मात्रा मलिचपन है ना, मात्र ओम मात्रकाय नमः। कैलोरी, कैलोरी है मीटर स्क्वायर से मीटर फैक्ट, प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड। का पढ़ा 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 कैलोरी प्रति, प्रति बोल रहा, प्रति कैलोरी। ऐसे नहीं भाई, बार बार प्रति बोला जाता है क्योंकि सब नीचे है, लिखा एक बार जाता है। मात्रक लिखने का तरीका पढ़ाए थे हम पहले बार, लेकिन बार बार प्रति बोला जाता है। चलो बोलो, कैलोरी प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड, क्योंकि सब नीचे यहाँ है। या जो ना है जूल प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति सेकंड, ये सब नीचे है, सब तो प्रति 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 बोलते बनाते एक बार। तो ये उष्मा चालकता गुणांक समझ में आया। अब बच्चों इस चैप्टर में महाबकवास चवन्नी की 2-3 की परिभाषा बताओ। जैसे चालक क्या है उष्मा का, अचालक क्या है। जैसे कक्षा 10 पढ़े रहे हो जो ना विद्युत प्रतिरोध या उष्मी प्रतिरोध, कक्षा 10 पढ़े रहे विद्युत धारा या उष्मी धारा, सब पढ़ाओ। जैसे मैं प्रतिरोध का संयोजन पढ़े रहे श्रेणी समांतर, तो इसमें उष्मी प्रतिरोध का संयोजन उष्मा लगा दी मैं।